सो गुड इवनिंग गाइस। सो हम PTC 65 इंटरनेशनल रिलेशंस की मैगजीन स्टार्ट कर चुके थे। चलो इसमें और टॉपिक्स देख लेते हैं। सार्स, श्रीलंका के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है रानिल विक्रमसिंघे ने उन्होंने बोला कि हमें सार्स का रिवाइवल करना चाहिए ताकि हम बेटर रीजनल इंटीग्रेशन कर सकें और रीजन की अच्छे से बेटर डेवलप कर सकें। सार्स है क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। ये कब हुआ था? ये 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था। सार्स चार्टर इन ढाका में हुआ था, सार्स चार्टर के नाम से। जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू नेपाल में है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो साउथ एशिया के पीपल हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करना, उनकी क्वालिटी की लाइफ को इम्प्रूव करना, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट और बेनिफिट। ठीक है। मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके सार्स के? देखो मैं आपको ना इजी तरीका बताती हूँ याद करने का, अगर आपने मेंबर्स याद करने हैं। ठीक है यार, देखो मेरे मतलब कि ड्राइंग पे तो मत जाना। ये अपना इंडिया है, ठीक है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है, इधर अपना नेपाल, भूटान और इधर अपना बांग्लादेश। ये श्रीलंका है, ये मालदीव। तो पहले तो इस पे ध्यान रखो कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, एक ये ट्रायंगल याद रखो। ठीक है, इधर ये एक याद रखो, इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक ये ट्रायंगल याद रखो। 3 होगी कंट्रीज, एक नीचे श्रीलंका और फिर इधरली तरफ है, सॉरी, मालदीव्स। ठीक है, इधरली तरफ मालदीव्स है। ये 8 कंट्रीज़ किसकी इसकी मेंबर्स हैं? इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव्स, ये क्या है इसकी मेंबर्स हैं। अब जो इसमें जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है सार्स में, वो कौन सी होती है? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट्स होती है, वो इनकी हाईएस्ट डिसीजन मीटिंग होती है। जो भी इस सार्स की मीटिंग में जो डिसीजन लिए होते हैं वो मतलब कि म्यूचुअल लिए जाते हैं। ये ऐसा नहीं बायलैटरल नहीं देखते, हम बायलैटरल इश्यूज़ नहीं देख रहे। अब जैसे इस मेंबर्स में तो पाकिस्तान में, हम इंडिया और पाकिस्तान के वहाँ इश्यूज़ नहीं देखेंगे, या फिर कोई ऐसी एंटी जो कंट्रीज़ हैं उनके इश्यूज़ नहीं देखेंगे, हमें ऐसे म्यूचुअल इश्यूज़ देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी हमने साइन किया था जो कि 2006 में आया था, कि जो ये कंट्रीज़ है जो हमारी 8 मेंबर्स कंट्री है, इनमें हम क्या करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। जो लास्ट सार्स की समिट हुई थी 2014 में हुई थी। उसके बाद 2016 की समिट होनी थी पाकिस्तान में, लेकिन उस वक्त टेररिस्ट अटैक हो गए थे पठानकोट और उरी में, जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गई थी। फिर सार्स काउंसिल ऑफ जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उसको 2019 में हेल्ड किया गया था न्यूयॉर्क में। उसको किस लाइन पे? जो UN जनरल असेंबली सेशन, उसी की लाइन्स पे उससे क्या किया था, सेटअप किया गया था। एज़ पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो साउथ एशिया की जो 8 रीजन हैं उनके अंदर जो इंट्रा रीजन ट्रेड है ना वो बहुत कम है, सिर्फ 5% है। जबकि अगर हम ईस्ट एशिया में देखा तो ईस्ट एशिया जो अपने कंट्रीज़ हैं उनकी कंट्रीज़ में 35% ट्रेड है, और यूरोपियन जो नेशंस हैं उनके अंदर अपनी इंटरनल कितनी ट्रेड है, 60%। और हमारे जो ये साउथ एशिया की ये जो मतलब कि सार्स की जो 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके आप देखो कितनी कम ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो इसको हमें प्रमोट करना है। देखो एक बार दोबारा देख लो, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये याद रखना, ये अपना एक ट्रायंगल ये याद रखना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। BBI मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट मीटिंग हुई थी। देखो BBI का मतलब क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, 4 कंट्रीज हैं इसमें, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी ऑन BBI मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। किस में? मोटर व्हीकल एग्रीमेंट अभी हुई थी। इसमें हमारा ये क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ना, इनमें से ईजिली क्या है कि अगर हम लाइक गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो ईजिली अपना पास हो जाए। क्योंकि क्या है, कई कंट्रीज़ अगर हम इन कंट्रीज़ के अंदर से होके जाते हैं तो क्या हमारा जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों बचती है। ठीक है, इस वजह से अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ये हम मोटर व्हीकल एग्रीमेंट लेके आए हैं। जो BBI प्रोजेक्ट ने कंसीव किया था, सार्स की 18th मीटिंग जो हुई थी काठमांडू में, उस वक्त इसको हम मतलब उस वक्त ये साइन नहीं हो पाया था क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने कुछ दिक्कत कर दी थी। फिर इसका मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट का एम है कि ताकि रेगुलेशन ऑफ पैसेंजर या पर्सनल या कार्गो व्हीकल ट्रैफिक का बिटवीन द 4 BBI कंट्रीज, इन 4 कंट्रीज़ के बीच में इजीली मूवमेंट हो। ओरिजिनली प्रोजेक्ट ने मेंशन किया था 30 आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। 30 जो ऐसी जिनको प्रायोरिटी है, जो हमें मतलब कि जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, जैसे जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं या खाने की चीज़ें हैं, उनकी जो प्रायोरिटी जो ऐसे 30 ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात करी थी, जिसकी कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट है $8 बिलियन के में। इसमें क्या करेंगे हम, जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं उनको क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश ने इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया, लेकिन भूटान ने नहीं किया था। क्यों? क्योंकि भूटान क्या है कि अपने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है।
इट हैज़ सम रिजर्वेशन अबाउट हिज एनवायरमेंटल इम्पैक्टिंग। तो इसको लगता है कि अगर ज़्यादा हैवी व्हीकल्स की ट्रैफिक हुई तो मेरे पे एनवायरनमेंट पे नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से भूटान ने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया था। लेकिन अंडर साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा, इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। किसको? ये जो हमारा इनिशिएटिव है BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को जो इनिशिएटिव है इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा। ठीक है। 1 नवंबर 2015 को एक कार्गो व्हीकल को टेस्ट किया था, जिसमें जो हमारी एक मतलब कि व्हीकल हमने भेजा था कोलकाता से अगरतला, लेकिन उसको हमने बीच बांग्लादेश से होके भेजा, जिस वजह से हमारे 1000 ऑफ किलोमीटर्स क्या हैं बच गए। ठीक है, डिस्टेंस हमारा बचा। तो इसलिए हम क्या चाह रहे हैं कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट लेके आए, जिस वजह से हम डिस्टेंस को भी कम कर सकें और अपना कॉस्ट भी कम कर सकें। रिसेंट मीट में डेलीगेशन डिस्कस्ड अ ड्राफ्ट इनेबलिंग MOU अमंग बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द BBI। क्योंकि अभी भूटान ने तो मना कर दिया, तो अभी एक MOU हुआ था, उसमें एक बांग्लादेश, इंडिया की और नेपाल की हम BBI मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर लें विदाउट ऑब्लिगेशन टू भूटान। और भूटान बोल रहा है कि मैं ऑब्जर्वर कैपेसिटी की तरह से पार्टिसिपेट कर लूँगा। ठीक है गाइस। कुछ और रीजनल कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स भी है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। ये क्या करेगा, जो कोलकाता का सी पोर्ट है वो म्यांमार के सीटवे सी पोर्ट से कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये बस याद रखना। इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे, इसमें एक हाईवे बनाएंगे जिसमें जो मणिपुर की स्टेट में एक मोरे है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कनेक्ट करेगा म्यांमार के मांडले से, और फिर थाईलैंड के मैसूर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगा। ये जो हाईवे है वो 3200 किलोमीटर का होगा। ठीक है, ये ट्राईलेटरल हाईवे मतलब कि 3 कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को। उसी तरह इंडिया बांग्लादेश इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगा, रोड, रेल और पोर्ट में, जिसमें जो मेघना रिवर पे जो बांग्लादेश के पोर्ट है आशुकोन पोर्ट, और इंडिया के अगरतला में जो अखौरा चेक पोस्ट है उसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। किससे? रोड से, रेलवे से और पोर्ट से भी, ताकि हमारी स्मूथ मूवमेंट हो जाए गुड्स को टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो आपको पता चल गया। इसके अलावा जो हमने 3 प्रोजेक्ट्स को हमने डिस्कस किया, अगला देख लेते हैं बीमस्टेक लीडर्स को अभी इनवाइट किया था फॉर प्राइम मिनिस्टर स्वेरिंग इन सेरेमनी। अभी 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, हमारे मोदी साहब जी द्वारा प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनकी जब स्वेरिंग सेरेमनी थी तो बीमस्टेक लीडर्स को क्या किया था, उनको इन्वाइट किया था। ठीक है, बीमस्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसमें 7 मेंबर्स हैं। कितने? 7 मेंबर्स हैं। अब इसमें द्वारा देख लो, ये ट्राइंगल तो है इसमें, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वाला तो है ही इसमें। ठीक है, बाकी देखो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका है इसमें, और क्या, थाईलैंड है और म्यांमार है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसमें नहीं है। इसमें 7 कंट्रीज़ हैं, इंडिया है और 3 वो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 4 हो गई। ठीक है, और कौन सी है? श्रीलंका, 5, और दूसरी कौन सी है? म्यांमार है, और एक कौन सी अपनी थाईलैंड इधर। ठीक है, 7 कंट्रीज़ हैं। ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, सार्स कब हुआ था डेवलप? वो हुआ था हमारा ढाका में हुआ था। ठीक है, और ये भी हमारी ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से हो। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका पे है, और सार्स का सेक्रेटेरिएट कहाँ था? काठमांडू में। इंडिया ने इनवाइट किया था बिम्स्टेक लेटर्स को टू द ब्रिक्स आउटरीच समिट इन गोवा। ब्रिक्स की समिट हुई थी गोवा में 2016 में, तब भी इंडिया ने इनवाइट किया था बिम्स्टेक लेटर। ब्रिक्स में कौन कौन से नेशन है? देखो, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये 5 कंट्रीज़ हैं इसमें। ठीक है, इनकी गोवा में जब 2016 में समिट थी तो भी इंडिया ने इनवाइट किया था। एक इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, बिम्स्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। जो सेकंड बिम्स्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020, ये 3 दिन की एक्सरसाइज है। इसमें ये है कि अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए तो उस वक्त हम अपने हेरिटेज साइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो उससे रिगार्डिंग हमने कुछ पॉलिसी या कुछ गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करी, और उसके बाद जो पोस्ट डिज़ास्टर हम किस तरह से उसको कंजर्वेशन करेंगे। ये 5 मेंबर नेशंस के द्वारा अटेंड की गई। जो बिम्स्टेक में 7 है ना, 5 मेंबर्स ने ये अटेंड करी थी। ये एक्सरसाइज जो 3 दिन की एक्सरसाइज थी, बिम्स्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। इसमें थाईलैंड और भूटान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और इसको होस्ट किसने किया था? नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने इसे क्या किया था? होस्ट किया था। समझ में आ गई? बिम्स्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज क्या थी? 3 दिन की एक्सरसाइज थी। इसका एम क्या था कि अगर डिज़ास्टर्स आ जाएँ तो उस वक्त हम अपनी हेरिटेज साइट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और पोस्ट डिज़ास्टर कैसे कंजर्वेशन करेंगे। 5 ने अटेंड करी थी, 2 ने नहीं करी थी। 2 कौन से? टीबी याद रख लो, थाईलैंड और भूटान, इन दोनों ने नहीं किया, वो अटेंड नहीं करी थी। और इसको होस्ट किसने किया था? नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, अच्छा, ये अब ये लास्ट में एक तरह की समरी है जो अभी हमने फर्स्ट
ये पार्ट पूरा कर लिया। चट्टोग्राम पोर्ट बांग्लादेश में, इसमें यह था कि इंडिया बांग्लादेश एग्री हुआ है कि इस पोर्ट को हम यूज़ करेंगे फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। मोंगला पोर्ट में भी हमने सेम इंडिया बांग्लादेश एग्री हुए, फेनी रिवर से इंडिया पानी लेगा ताकि ड्रिंकिंग वाटर त्रिपुरा को दे सके। पाट्रागोल वेस्ट बंगाल ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। जोगबानी बिहार में अभी हमने इनॉग्रेट किया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। मोरेहा मणिपुर में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है किसके, म्यांमार के। वग्घा पंजाब इंडिया पाकिस्तान बोर्ड है। मोतीहारी अमकेलकुंज क्या है, हमारी फर्स्ट ऑयल पाइपलाइन कॉरिडोर है साउथ एशिया में। त्रिंकोमेली पोर्ट श्रीलंका में, ये क्या इंडिया ने साइन किया एमओयू कि वो त्रिनाकुमुल पोर्ट को क्या करेगी, डेवलप करेगी। कोलंबो पोर्ट में इंडिया जापान क्या करेंगे, ऑयल टर्मिनल को डेवलप करेंगे। कौन करेंगे, इंडिया और जापान, याद रखना ये। रखाइन स्टेट म्यांमार में क्या करेगा, जो इंडिया है वो, इसमें याद है ना 250 घर उनमें दिए थे ताकि वो क्या कर सके, जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको शेल्टर दे सके। अखोरा त्रिपुरा में भी क्या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है अक्रॉस इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। अदू अटोल हमने मालदीव से, याद करो, यहाँ पे इंडिया और मालदीव ने 5 एमओयू साइन किया कि हम अदू टूरिज्म जोन को क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। भाषण चार आइलैंड बांग्लादेश, ये हमने अभी पॉलिटी में भी पढ़ा था, ठीक है। भाषण चार आइलैंड, इसमें क्या है, कैंप है रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ का। चलो गाइस नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंडिया एशियान रिव्यू ऑफ द फ्री ट्रेड पैक्ट। देखो एशियान के, पहले हम एशियान के बारे में पढ़ लें। एशियान क्या है, 1967 में डेवलप हुआ था। ये जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 10 मेंबर कंट्रीज हैं एशियान में। कितने हैं, 10। सार्स में कितने थे भाई, रुको, 8। बिम्स्टेक में कितने थे, 7। और इसमें कितने हैं, एशियान में कितने हैं, 10। और इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। 10 एशियान में 10 मेंबर्स हैं। अगस्त 1967 में से फॉर्म किया गया था। किस किस ने फॉर्म किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। लेकिन धीरे धीरे इसकी मेंबरशिप में हमको एक्सपेंड किया और हमने किस किस को इंक्लूड किया, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम और ब्रूनेई दारुसलाम, ठीक है। इसको हमने, अब टोटल 10 कंट्रीज़ हैं इसकी। अभी क्या है, जो इंडिया और एशियान ने एग्री किया कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करेंगे, जो कि 2009 में साइन हुआ था। इंडिया और जो एशियान की 10 कंट्रीज़ हैं उनके बीच क्या हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। कब, 2009 में। अब क्या है कि वो दोनों क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। कौन, इंडिया और एशियान रिव्यू करेंगे उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। बैकग्राउंड क्या है, 1992 में जो इंडिया है वो एशियान का एक सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना था। फिर फुल डायलॉग पार्टनर बना था वो 1995 में। और फिर 1996 में ये एशियान का रीजनल फोरम का मेंबर बन गया था। 2003 में एक एग्रीमेंट हुआ था, द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें ये था कि वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक फ्रेमवर्क क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। 2009 में क्या था, इंडिया और एशियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था बैंकॉक में। इसी को तो रिव्यू करने के लिए हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2009 में इंडिया और एशियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, कहाँ पे, बैंकॉक में। एशियान और इंडिया के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो फोर्स आया था कब से, 2015 में ऑन 1 जुलाई, ठीक है। 2017 मार्क 25 ऑफकोर्स, जब 1992 में इंडिया एशियान का डायलॉग पार्टनर बना था तो 2017 में ऑफकोर्स उसकी 25 सालगिरह हो गई, ठीक है। और 5 ईयर्स हो गई उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्योंकि 2015 में क्या होगा, हमने वो फोर्स में आ गया था। एशियान जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मेजर एक्सपोर्ट्स जो होते हैं इंडिया से, वो शिप्स होती हैं, बोट्स, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिनरल फ्यूल्स होते हैं, मिनरल ऑयल होता है, मीट होता है। और इंपोर्ट क्या होता है, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, एनिमल और वेजिटेबल फैट्स ऑयल, ये सब क्या होता है, इंपोर्ट होते हैं। अब इससे रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है, पीएम ने अभी अटेंड करी थी 16th एशियन इंडिया समिट हुई थी बैंकॉक में। 16th एशियन इंडिया समिट कहाँ हुई थी, बैंकॉक में हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसे अटेंड किया था। जो समिट किसने द्वारा चेयर की हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, और सबके द्वारा अटेंड करी थी, ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है एशियन मेंबर स्टेट्स के, सबके द्वारा अटेंड की गई, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। डिस्कशन में क्या क्या है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे बात की गई, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात की गई, एशियन और इंडिया की कनेक्टिविटी पे कहाँ बात की गई, और सोशियो कल्चर कोऑपरेशन पे बात की गई, ठीक है गाइज। एक लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं आज की, एशियन आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। एशियान ने रिसेंटली अडॉप्ट किया एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन में क्या है, उस पर हमारी क्या नज़र है, वो इसने अभी अडॉप्ट किया, किसने, एशियान ने। अब क्या है, ये इनिशिएटिव क्या करता है, जो हमने ये अडॉप्ट किया है एशियान ने, ये करता है कि जो हमने एशियान की जो भी एग्जिस्टिंग
हमने जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, मतलब कि हमने कोई भी, सुनो, ये इनिशिएटिव रीइंफोर्स करता है एशियान का सेंट्रड रीजनल आर्किटेक्चर, जिसका एम ये नहीं है कि वो कोई न्यू मैकेनिज्म बनाएगा, ना ही किसी एग्जिस्टिंग वन को रिप्लेस करेगा, ना, उसका ये है कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज़म्स हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ये इट इन्वॉल्व्स अ फर्दर स्ट्रेटनिंग करेगा ऑफ एशियन लेड मैकेनिज़्म। जो भी एशियन के मैकेनिज़म्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उनको क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। इसमें इंक्लूड करेगा वो ईस्ट एशिया समिट को भी और एशियन रीजनल फोरम को भी। ये 4 फंक्शनल एरियाज़ हैं इसके, एक तो मैरीटाइम कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे और इकोनॉमिक एंड अदर पॉसिबल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन रहे। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन देखो, पिछले कुछ सालों में इंडिया पैसिफिक एक जियो पॉलिटिकल टर्म है जिसने बहुत ज़्यादा मतलब कि वो ले लिया, मतलब अट्रैक्शन ले लिया। जियो पॉलिटिकल का क्या मतलब है, जियो का मतलब होता है ज़मीन, पॉलिटिकल का मतलब होता है उस पर हमने पॉलिटिक्स करना है। ठीक है, अब हम किसी एरिया पे पॉलिटिक्स क्यों करते हैं, या तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट छिपा हो, या तो उसमें बहुत ऑयल का रिज़र्व हो या गोल्ड का रिज़र्व हो या भी बहुत कुछ हो, मतलब कि अलग अलग रिसोर्सेज हमें मिल रहे हो जो हमारी इकोनॉमी को एनहेंस कर सकें। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान है, वो कश्मीर के पीछे पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो जियो पॉलिटिकल मेथड है। अब चाइना और इंडिया के बीच में भी हो रहा है जियो पॉलिटिकल को लेके, ऐसे इंडो नेपाल के बीच में भी 3 जगह को लेके हो रहा है, वो भी जियो पॉलिटिकल इशूज़। ये जो जियो मतलब जहाँ पे ज़मीन को लेके पॉलिटिक्स आ जाए तो वो जियो पॉलिटिकल होता है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक एक ऐसा रीज़न है, ठीक है, जो पिछले सालों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन गेन करी है। यूएसए ने इसे रीनेम कर दिया पैसिफिक कमांड टू यूएस इंडो पैसिफिक कमांड इन 2018। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने सिंगापुर में 2018 में एक शंग्री-ला डायलॉग पे स्पीच दी थी, उसमें भी उन्होंने इंडो पैसिफिक को मेंशन किया था। जो शंग्री-ला डायलॉग है वो ऑर्गेनाइज़ किसके द्वारा किया गया था, वैसे गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, पर फिर भी हमें पढ़ना चाहिए। जो शंग्री-ला डायलॉग है वो ऑर्गेनाइज़ किसके द्वारा किया गया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। ये एक एशिया के प्राइमर डिफेंस समिट है। ठीक है, ये मीटिंग थी जहाँ पे मिनिस्टर्स ने डिमेट किया था कि रीजन्स मोस्ट प्रेसिंग, ये रीज़न बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस है, इसमें हमने सिक्योरिटी अपनी करनी चाहिए और हमें इंपॉर्टेंट बायलैटरल टास्क में एंगेज करना चाहिए, कम अप विथ फ्रेश सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। क्योंकि अब क्या है, हर बंदा क्या है, अपना एनहेंस करना चाहता है, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, तो वो जियो पॉलिटिकल मेथड से एक्सपेंड हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में हमें सिक्योरिटी की ज़्यादा फ़िलहाल ज़रूरत है। और सिक्योरिटी कैसे होगी, अगर आप डिप्लोमेसी से ही एक दूसरे कंट्री से क्या कर लो, बातों में डिप्लोमेसी कर लो, कुछ एग्रीमेंट्स कर लो। ठीक है, तो यही है, इस वजह से हमें ऐसे एग्रीमेंट्स करके हमें एक सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। इंडिया ने इंटरप्रेट किया कि जो हमारी इंडिया ने द्वारा ऐसा है कि हर कंट्री क्या करती है, इंडो पैसिफिक रीजन की अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती है कि यार हाँ यहाँ तक की जगह है। तो इंडिया ने एक बार दोबारा इंटरप्रेट किया इंडो पैसिफिक रीजन को। इंडिया के अकॉर्डिंग जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अमेरिका तक इंडो पैसिफिक रीजन है। ठीक है, हाउएवर जो अदर कंट्री जैसे जापान और यूएसए, इनकी खुद की अपनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? इंडो पैसिफिक रीजन को लेके हर कंट्री की अपनी इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। जैसे अभी इंडिया ने इंटरप्रेट किया है कि जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका तक इंडो पैसिफिक रीजन कवर होता है। ठीक है, बाकी यूएसए और जापान के अकॉर्डिंग अलग है। अब इंडिया का क्या इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक रीजन में, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया न्यू डिवीज़न फॉर इंडो पैसिफिक, मतलब कि इन्होंने तो न्यू डिवीज़न ही एस्टेब्लिश कर दिया, न्यू डिवीज़न फॉर इंडो पैसिफिक। कब एस्टेब्लिश किया था? अप्रैल 2019 में। ठीक है, इन नवंबर 2019 इंडिया ने लॉन्च किया था एक ग्लोबल इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये ईस्ट एशिया समिट में करा था, जो कि बैंकॉक थाईलैंड। गाइस ये जो ईस्ट एशिया समिट है ना, ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ईस्ट एशिया समिट क्या है। क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं जो हम नहीं समझ पाते, जिस वजह से हमें पूरी न्यूज़ नहीं समझ आ पाती। तो आप ना उस चीज़ को जब भी जो समझा रहे हैं उसको सुन लो, क्योंकि बाद में आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप करंट अफेयर्स करोगे तो करंट अफेयर्स ऐसे ही लगते हैं, थोड़ा टफ लगते हैं, पर हमें इसे छोड़ना नहीं है टफ समझ के, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो भूल जाओगे आपका यूपीएससी जाएगा, क्योंकि 60% कवरेज ही करंट अफेयर्स है। तो आपको चीज़ों को समझना शुरू करना है, चाहे देर में समझ आए। ठीक है, हाँ, तो इंडिया ने लॉन्च किया था ग्लोबल इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। कहाँ पे? ईस्ट एशिया समिट, जो कि हेल्ड हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। इसमें हमने मेनली 7
पिलर्स पे ध्यान दिया है, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, मतलब मैरीटाइम आप समझ रहे हो जो भी इससे रिलेटेड, मतलब कि ओशन से रिलेटेड क्या क्या हमें उसकी सिक्योरिटी पे ध्यान देना, उसकी इकोलॉजी पे ध्यान देना, उसकी रिसोर्सेज पे भी ध्यान देना। रिसोर्सेज को लेकर तो लोगों में लड़ाई हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग को, रिसोर्स शेयरिंग को, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेट्रा, इन सब में। दिसंबर 2019 है या 59 में मैं देख रहा हूँ, दिसंबर 2019 में इंडिया ने होस्ट किया था दिल्ली डायलॉग 11 विद एशियन मेंबर स्टेट। एशियन मेंबर स्टेट्स के साथ दिल्ली डायलॉग 11 भी इंडिया ने होस्ट किया था ऑन थीम एडवांसिंग पार्टनरशिप, कि हमें पार्टनरशिप को एडवांस करना है इंडो पैसिफिक में, अलोंग विद द 6th इंडियन ओशन डायलॉग एंड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन भी आप फर्दर न्यूज़ में आप पढ़ोगे, उन मेंबर स्टेट के साथ इन्होंने ये साइन किया था कि हम किस तरह अपनी इंडो पैसिफिक में पार्टनरशिप को एडवांस कर सकते हैं, ठीक है, बाय एक्सपेंडेड ज्योग्राफी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और मैं देखो इंटरनेशनल रिलेशन मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस वीक में ख़त्म कर दूँ, ताकि मैं उसके बाद नेक्स्ट दिन स्टार्ट करूँ। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको पसंद है तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है गाइस, बाय बाय।